रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर देखेंगे तो रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो हमने छोटे थे तब ये प्रैक्टिकल हमारी बुक में था साइंस के एक्सपेरिमेंट में कि भाई एक ग्लास भरा होता है पानी का, ठीक है। अगर उसके अंदर आप देखो तो आपने अभी भी ट्राई करके देख लेना या फिर देखा तो होगा, शायद सोचा नहीं हो कि इसमें अगर हम पेंसिल रखते हैं, स्लैंट पेंसिल इस तरह रख देंगे, ये अगर हमने इस तरह पेंसिल रखी, ठीक है, तो थोड़ी सी हमें यहाँ से बेंट दिखाई देगी, थोड़ी सी बेंट दिखाई देगी, ठीक है। तो देखो फिर परफेक्टली मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। और अगर हम फिर से अगर बाहर से देखें तो अपने को थोड़ी सी इस तरह पेंसिल स्लैंट दिखाई देती है, ओके। वो स्लैंट होती नहीं है, पर ये जो सरफेस है यहाँ से हमें पेंसिल थोड़ी सी स्लैंटिंग यानी ब्रेक टूटी हुई दिखेगी, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, दैट इज दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रिफ्रैक्शन। या फिर अगर आप सोचोगे जल्दी, जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, अगर हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो अगर जो वाटर का जो लेवल होता है, जो अगर बाहर से देखते हैं तो हमें कम लगता है, जब अंदर पैर रखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हमने जितना सोचा था उससे थोड़ी सी डेप्थ ज्यादा है। इज इट? सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है? हाँ, क्योंकि तभी चैप्टर, अगर एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। तो क्योंकि जब भी आप सपोज स्विमिंग पूल में जा रहे हो या फिर सी में आप जा रहे हो या फिर ऐसी कोई जगह जा रहे हो जहाँ पे पानी हो, ठीक है, घर पे भी आप देख लो, अगर कुछ बर्तन में आपने पानी भर के रखा हो तो जो उसकी जो सरफेस है, बॉटम जो है, वो थोड़ी सी आपको ऊपर दिखाई देगी, ठीक है। स्विमिंग पूल का जो फ्लोर है वो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, जब आप अंदर पैर रखोगे तो आपको ऐसा फील होगा भाई हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा डेप्थ है। इसीलिए कहते हैं कि भाई पानी में जब भी पैर रखते हैं तो ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं, जितनी डेप्थ दिखती है उतनी होती नहीं है, ठीक है। उसके बहुत सारे रीजन अभी अपन पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ओके। सो नाउ देखो, अब ये जो पेंसिल है हमें टूटी हुई क्यों देती है, तो दैट इज द रीजन फॉर द, दिस इज द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अब रिफ्रैक्शन होता क्यों है, रिफ्रैक्शन होता क्यों है वो हमें देखना है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो उसके लिए समझ लो कि एक एग्जांपल आपको देता हूं कि सपोज समझ लो, ये शायद मैंने आपको पहले भी पूछा था अपन जब पर्सनल लेक्चर में थे, फिर भी एक बार फिर से, सपोज समझ लो ये रोड है, ठीक है। अब ये जो रोड है और यहाँ सर, से, हाँ हेलो, सर हम लास्ट लेक्चर में हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? हेलो, सर लास्ट लेक्चर में नहीं थे हम। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटली न्यू टॉपिक है। लास्ट लेक्चर तो मैंने वैसे भी नहीं लिया था, वो यूट्यूब पे है मेरे, वो देख लेना, उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। कौन? मेगा? मेगा एब्सेंट थी लास्ट लेक्चर में, ओके। अब देखो सपोज यहाँ पे डेजर्ट स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल ये भी पूछा था, यहाँ से डेजर्ट स्टार्ट हो रहा है और समझ लो आपका, आप और आपके फ्रेंड दोनों साइकिल लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। पर्सन ए और पर्सन बी दोनों साइकिल लेके जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। अब जो पर्सन ए जो है वो, पर्सन ए और बी दोनों को सेम एनवायरमेंट मिल रहा है, सेम रोड है, दोनों को सेम रोड मिल रहा है, जो पर्सन ए के साथ है वही पर्सन बी के साथ रोड है, वही सब कुछ है, वही साइकिल है, ठीक है। अब जब भी वो डेजर्ट में एंटर हो गए तो ऐसा होता है कि जो पर्सन ए जो है वो थोड़ा सा आगे जाता है और पर्सन बी जो है वो पीछे छूट जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है वो हमें सोचना है। चलो बताओ, कौन बताएगा भाई? हमने डिस्कस भी किया था वहां पे लेक्चर में, इसका क्या रीजन क्या हो सकता है?
पर्सन ए और पर्सन बी में से समझ लो एक ऊपर वाला पर्सन ए है, ठीक है। સર ફરીથી ક્વેશ્ચન બોલો, તમે શું પૂછ્યું है? पर्सन ए और वही समझा रहा हूँ, पर्सन ए और पर्सन बी दोनों सेम साइकिल चला रहे हैं, सेम रोड पे चला रहे हैं, पर ऐसा होता है कि पर्सन ए जो आगे निकल जाता है और पर्सन बी जो है वो पीछे छूट जाता है, थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। व्हाट वाज द रीजन? क्या रीजन क्या हो सकता है? रेज योर हैंड। सर वो डेजर्ट में एंटर करते तब भी पाथ सेम होता है? क्या डेजर्ट में एंटर करते तब भी पाथ सेम होता है? हाँ हाँ, पाथ यानी रोड। हाँ सर। नहीं, डेजर्ट में तो कोई रोड जैसा है नहीं, सैंड ही सैंड है सारी जगह। रोड सिर्फ यहाँ तक है, ये जो डामर का रोड है वो सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ से आगे तो सैंड है। फिर भी ऐसा होता है कि ए थोड़ा सा आगे जाके गिरता है और बी थोड़ा यहाँ आके यहीं पे गिर जाता है। क्या रीजन क्या हो सकता है? रेज योर हैंड। सर सरफेस अनइक्वल होना। चलो और कोई? रेज योर हैंड। स्टेमिना कम है। स्टेमिना कम है, ठीक है। किसका? ए का कि बी का? बी का। बी का। चलो और कोई? સર તમે કીધું કે પાણી જેટલું ઊંડું હોય દેખાય નહીં, એ પ્રમાણે ડેઝર્ટ એનું થોડું વધારે હશે ને દેખાય. हाँ, એવું કશું ના હોય, ડેઝર્ટ તો સેમ જ છે બંને માટે। सर स्पीड સ્પીડ શું કીધું? કોણ બોલ્યું? ध्रुवी। हाँ देखो भाई, बहुत सारे रीजन आ गए, इसमें से एक जो रीजन है काम का, दैट इज द स्पीड। अब देखो क्या होता है कि अगर स्पीड, अगर समझ लो एक ही स्पीड ज्यादा है तो स्पीड कब ज्यादा होगी? जब उसके अंदर फोर्स ज्यादा होगा। स्पीड कब ज्यादा होगी? जब उसके अंदर फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। आपने 9th में पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू M इंटू ए, ठीक है। तो फोर्स जो ज्यादा होगा उसका रीजन क्या हो सकता है? उसके अंदर स्पीड ज्यादा है, ठीक है। और बी के अंदर जो होगा, बी के अंदर जो फोर्स है, बी के अंदर भी फोर्स तो है, पर बी उसमें किसी ने अभी बताया स्टेमिना, तो स्टेमिना वही बात कर रहे हैं फोर्स। तो ए ज्यादा फोर्स लगा रहा है, बी कम फोर्स लगा रहा है, ठीक है। बट वो फोर्स का इफेक्ट कब आ रहा है? फोर्स का इफेक्ट कब आ रहा है? समझ लो यहाँ पे डामर के रोड पे तो दोनों सेम है, समझ लो दोनों एक ही लाइन में चल रहे थे, पर जैसे ही वो यहाँ पे एंटर होते हैं, जैसे ही वहां यहाँ पे एंटर होते हैं, तो अभी किसी ने आंसर दिया कि स्टेमिना। तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि ए का स्टेमिना ज्यादा है और बी का स्टेमिना क्या है? कम है। यानी ए जो है वो ज्यादा फोर्स लगा सकता है, बी वो जो है वो कम फोर्स लगा सकता है, ठीक है। ए ज्यादा फोर्स लगा सकता है और बी कम फोर्स लगा सकता है। तो वहीं पे क्या हो जाता है? वहीं पे दोनों का जो पाथ है, दोनों जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। जब तक यहाँ पे थे तब तक दोनों साथ में चल रहे थे, क्योंकि दोनों का स्टेमिना सेम लग रहा था, हमें सेम अप्लाई कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि डामर का रोड था, अच्छा खासा बहुत ही बढ़िया रोड था, पर जैसे ही जहाँ पे मेन अपना स्टेमिना दिखाने की बात आई, जबकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, ये समझ लो ये डेजर्ट आ गया, तो वहां पे स्टेमिना, एक्चुअल स्टेमिना जो है वो ए का ज्यादा है और बी का कम। तो इसी तरह रिफ्रैक्शन क्यों होता है? रिफ्रैक्शन क्यों होता है तो वो देख लेते हैं। अब रिफ्रैक्शन इसलिए होता है, भाई ध्रुव जो है वो बार बार अप्लाई कर रहा है, पर मैं उसको ज्वाइन कर रहा हूँ, पर ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। किसी के ऊपर फोन आए तो बता देना भाई, यहाँ से तो मैंने एडमिट कर दिया है पर हो नहीं पा रहा है ध्रुव, 3 ध्रुव दिखा रहे हैं, क्या मालूम क्या प्रॉब्लम। ठीक है, आज वसीत और विजय भी नहीं है। ओके, नाउ सी द चेंज इन द, हाँ अब देखो कि भाई व्हाट इज द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्यों होता है? तो रिफ्रैक्शन का रीजन अगर हमें समझना है तो यहाँ पे फिगर दे रखी है, वो जरा ध्यान से देखो। सपोज ये जो है, ये नीचे जो मैंने जो शेडेड पोर्शन रखा हुआ है ये वाला, वो समझ लो एक अलग मीडियम है, समझ लो ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है और ये जो है एयर है। एयर में से कोई ऑब्जेक्ट में से एक रेज आ रहे हैं, वो रेज वाटर की सरफेस पे जब भी एंटर होंगे यहाँ पे, तब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी?
तो इसका मतलब ये है। अच्छा, दूसरा भी एग्जांपल देख लो कि भाई आपने जो देखा होगा रेनबो, ठीक है, हमने रेनबो देखा है, तो रेनबो कब दिखता है, अब इसके बारे में पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, रेनबो कैसे दिखता है, कब दिखता है, पर बेसिकली देखते हैं रेनबो कब दिखता है हमें, जब वाटर के माइन्यूट पार्टिकल्स और छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल्स अगर एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर रहे हैं, तब हमें क्या दिखेगा, रेनबो दिखेगा। उसके पहले क्यों नहीं दिखता है, बारिश तो होती रहती है, लास्ट में क्यों दिखता है या फिर पहले क्यों दिखता है? तो इसका रीजन ये है कि भाई जब भी ये जो इंसिडेंट रे जो है, जब भी इंसिडेंट रे जो है वो जब भी दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होगा तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसकी स्पीड चेंज हो जाने की वजह से थोड़ा सा टर्न हो जाता है, और दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन अलग था, टोटली रिफ्लेक्ट होता था, और ये क्या है, रिफ्रैक्शन है। ये क्या है, रिफ्रैक्शन है। आपको सिर्फ मैं क्लियर करा दूं कि जब आप हायर क्लास में आओगे तो ऐसा पढ़ोगे भाई 100% रिफ्रैक्शन कभी नहीं होता है, और इस चीज को अभी ध्यान में नहीं लेंगे। एज अ 10th क्लास 100% रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ऑलवेज थोड़ा सा जो लाइट का पोर्शन होता है, थोड़ा सा जो लाइट का पोर्शन होता है, समझ लो 5% जितना, तो रिफ्लेक्शन होता ही है। 5% जितना तो रिफ्लेक्शन होगा ही। बट 10th क्लास में हम ऐसा सोचेंगे भाई ऐसा कुछ नहीं है, 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है। बट बाकी कभी कुछ आ जाएगा तो मैं फिर से समझा दूंगा। बाकी ऐसा समझना कि 100% क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। नाउ तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। फिर से समझ लेते हैं। देखो ये इंसिडेंट रेज आ रहा है, ठीक है, इस सरफेस पे आके उसकी क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब हमने पहले की तरह जिस तरह रिफ्लेक्शन में बता रहे थे, यहाँ पे हमने 90 डिग्री पे क्या बना लिया, एक इमेजिनरी लाइन जिसको कहते हैं नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रेस के बीच जो भी एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक किसी को डाउट, रेज योर हैंड। सर बोलो। सर आपने जस्ट अभी ये जो रे का इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिव रे का बताया, वो एक बार फिर से समझाइए ना। देखो भी बहुत इजी है। ये है सर रिफ्लेक्ट क्यों था, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना। इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। इस पॉइंट पे आके उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, इस पॉइंट पे आके उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेस के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम जिस तरह वहां पे था किसमें, रिफ्लेक्शन में। पर रिफ्लेक्शन में, हाँ अब ये देखो, आप ध्यान देने वाले, रिफ्लेक्शन में क्या होता था, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम मीडियम में थे, यानी एयर में से आता था और एयर में जाता था। अब यहाँ पे समझ लो क्या होगा, एयर में आता, एयर से इंसिडेंट रे आता है और वाटर में जाता है। जरूरी नहीं है कि ये वाटर ही हो, ठीक है, ये ग्लास हो सकता है और कुछ भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है, ठीक है, ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी, पर दोनों अलग अलग मीडियम होंगे। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो मीडियम की बात, जो हम मीडियम की बात कर रहे थे वही आ गया फिर से। अब देखो ध्यान से यहाँ पे पूरे चैप्टर के लिए याद रखना, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। A medium in which the speed of the light is more is known as optically rarer medium.
और लेस डेंस मीडियम. Optically denser medium, a medium in which the speed of light is less is known as optically rarer medium. तो जनरली ऐसा होता है कि भी जो हमारा एयर जो है, जो एयर इज कंसीडर ऑप्टिकली रेरर मीडियम, क्योंकि एयर हमेशा होती है, हर जगह होती है, ठीक है. ओपन स्पेस में से हमारे 99.99 सारे रेज जो कहाँ से आते हैं, ऑप्टिकली रेरर मीडियम में से आते हैं, यानी एयर में से आते हैं. तो इस चैप्टर में जनरली एयर को क्या लिया गया है, ऑप्टिकली रेरर मीडियम. अगर समझ लो यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल बताया कि आएगा कहाँ से, ये आता कहाँ से, ये आता है एयर में से और जाता है किस में, वाटर में जा सकता है. तो वाटर जो है इसकी कंपैरिजन में, वाटर जो है इसकी कंपैरिजन में क्या हो गया, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ये ऑप्टिकली रेरर मीडियम हो गया, रेरर यानी पतला, और ये हो गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ठीक है, दोनों क्लियर? सर ओके. सर हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इन दोनों का? बस कोई नहीं, जनरल नॉलेज. एयर, सपोज मैंने एयर और ग्लास दे दिया, तो आप समझ लो एयर और ग्लास में से कौन सा ऑप्टिकली रेरर होगा, डेंसर होगा? एयर रेरर होगा. एयर क्या होगा, रेरर होगा. और वाटर क्या होगा, ग्लास क्या होगा, डेंसर होगा. एयर और वाटर ले लिया तो एयर क्या होगा, एयर तो रेरर ही है, ऑलवेज समझ लेना. ठीक है. और उससे पानी में अगर रेस जा रहे हैं तो ऑप्टिकली डेंसर हो गया. तो हमारे चैप्टर में मोस्टली दो एग्जांपल आएंगे, एयर एंड वाटर और एयर एंड ग्लास, ज्यादा कुछ नहीं आएगा. बाकी तो वाटर से ऑयल भी आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखो नीचे कि ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर एंड वाटर. अब यहाँ पे जो कंपैरिजन की है किसकी, अगर समझ लो मैंने ग्लास और एयर दिया तो ग्लास हो गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. अगर मैंने आपको दे दिया क्या, वाटर एंड ग्लास दे दिया, तो जनरल नॉलेज आप समझ लो कि भाई ग्लास ही क्या होगा, दिखता है ना, हैवी है. ठीक है, डेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसके पार्टिकल जो होते हैं बहुत नजदीक होते हैं, तो उसका मास ज्यादा होता है. अगर आप समझ लो जितना वॉल्यूम वाला ग्लास लोगे इतना वॉल्यूम वाला वाटर लोगे, तो भारी कौन होगा, ग्लास होगा. तो इट इज ऑप्टिकली डेंसर. ठीक है, तो याद रख लो ये तीन ही एग्जांपल आने वाले हैं मोस्टली इस चैप्टर में. अब देखो रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन, रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन है उसी तरह रूल फॉर रिफ्रैक्शन है. बहुत इजी रूल है. अब जो चैप्टर है थोड़ा सा आपको इजी लगेगा क्योंकि आपने बहुत सारा दिमाग उसमें रिफ्लेक्शन में लगाया है. थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग है और मोस्टली सेम है. व्हेन अ लाइट ray travels from a rarer medium to denser medium, the light ray bends towards the normal. हाँ ये भाई ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. रूल 2 भी पढ़ लेते हैं साथ में, दोनों समझने लायक है. When a light rays travel from a denser medium to rarer medium, light ray bends away from the normal. ये यहाँ पे मैं सर्कल कर देता हूँ. ठीक है, तो वैसे तो सर्कल चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला देख लेते हैं फिर से, और यहाँ पे मैं सर्कल कर देता हूँ. ये क्या हो गया, टूवर्ड्स द नॉर्मल, दैट इज टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये हमने समझना है, बराबर ध्यान से ये फिगर देख लेना नीचे वाली. पहला समझ लेते हैं. देखो पहला जो है, when a light rays travel from a rarer medium to denser medium, तो याद रखना rarer medium से कहाँ पे जा रहा है, वो डेंसर मीडियम में जा रहा है. तो राइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल. यानी ये देख लो, ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है. जैसे रेज यहां से यहां जाता है तो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये जो नॉर्मल है, आप देखो यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कम है, दैट मींस दिस रेज मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है. अगर मैं यहाँ पे फिर से फिगर ड्रॉ, अच्छा ऊपर वाली फिगर में भी रहा, देख लो ये रहा दिस वन. इस वाली अगर फिगर में देखें तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह दिखाई देगा, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है और ये एंगल है. ठीक है,
So you can see it is optically rarer medium because it is what? Air. और ये क्या है? वाटर समझ लो, ग्लास समझ लो, एनीथिंग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा समझ लो ये 70 डिग्री होगा, तो इट कैन बी 50, 60 एनीथिंग। एज फॉर एग्जांपल वी कैन टेक 50। तो व्हाट हैपेंड, ये रेज देखो पहले इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, है ना, सीधी लाइन, पर वो क्या हो रहा है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखो इस तरह ये बेंट हो गया पूरा। गॉट इट? पहले फिर से समझा देता हूँ, देखो पहले वो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, पहले वो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, बट वो क्या हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में बेंट हो गया। तो कितना बेंट हुआ, तो ये देख लो इतना बेंट हो गया 30 डिग्री, वॉट एवर 30 डिग्री। तो ये इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो याद रखना जब रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाएगा तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये फर्स्ट रूल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में आने वाला है। ओके, नाउ दूसरा रूल देख लेते हैं। सर फर्स्ट रूल पर्ची समझाओ ना। अभी आएगा फिर से, दोनों फिर से आएगा। अब देखो यहाँ पे कि अब हाँ सेकेंड रूल देख लो पहले। When a light rays move from a denser medium to rarer medium, तब उल्टा है, डेंसर मीडियम से अगर वो रेरर मीडियम में जा रहा है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे वो फिगर ड्रॉ नहीं की, आगे क्या होता है मैं आपको फिगर अगर इसके अंदर होगी तो बता देता हूँ, नहीं तो ड्रॉ करके बता दूंगा। देखो ये मैं पेज घुमा के जरा देख लेता हूँ कहाँ पे, वैसे यहाँ पे बताया हुआ है पर फिर भी आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ। ये रहा, देखो ये एग्जांपल अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है जरा ध्यान से देख लो, ये ऑप्टिकली ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरफ बेंट हो गया। तो ऑप्टिकली किस में आ रहा है, वो एयर में से किस पे आ रहा है, एयर में से किस में आ रहा है, ग्लास में। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये ग्लास है और ये क्या है, एयर। तो ऑप्टिकली क्या है, ये डेंसर है और ये ऑप्टिकली क्या है, रेरर है। ठीक है, तो अब इसमें अगर ध्यान से आप देखो तो ये जो है, ठीक है, ये रेज इस डायरेक्शन में जा रहा है, जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है, देखो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, जाना चाहिए क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है। पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रेज है थोड़ा सा दूर जा रहा है, ये रहा, ये वाला रेस, ये वाला रेस थोड़ा सा दूर जा रहा है, किससे, ये नॉर्मल से। ठीक है, तो एक सिंपल फिगर यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। देखो ये रूल याद रखना हो तो इस तरह रूल है, अगर फर्स्ट रूल को अगर देखें हम तो रेरर टू डेंसर, तो मैं ये एक रेस जा रहा है, यहाँ पे आया, ठीक है, एक मिनट थोड़ी अच्छी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटा ही देते हैं सब कुछ, अपने ओरिजिनल पेज पे चले जाते हैं जहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है। हाँ ये रहा, ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, समझ लो ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब यानी क्यूबॉइडल ग्लास स्लैब। अब इसमें एक रेज आ रहा है, ये रेज आया इंसिडेंट रे, इस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, उस सरफेस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करके रखा हुआ है, दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। अब क्या होगा,
ये जो रेज जो है वो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आ रहा है, पर वो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा और यहाँ पे आएगा, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया, देखो फॉलो, क्या, जिसको भी समझ में नहीं आता, रेरर से डेंसर में जाएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ा सा बेंड हो गया, ठीक है। अब सेकेंड रूल देख लेते हैं। सेकेंड रूल में अगर आगे ड्रॉ करें तो इस सरफेस से वो बाहर निकलेगा, पर अकॉर्डिंग टू द रूल बाहर निकलने के लिए रूल क्या है कि भाई जो वो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ पे फिर से अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, नॉर्मल किसको कहते हैं, जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता है, तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी है नॉर्मल, ये हो गया 90 डिग्री नॉर्मल, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है उससे ज्यादा एंगल यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से अगर वो रेरर में जाता है, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर वो रेरर टू डेंसर में आएगा, 5वीं छठी बार में रूल समझा रहा हूँ, रेरर टू डेंसर में आएगा तो इट इज गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर डेंसर टू रेरर में आएगा तो इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अपनी नोटबुक में अगर आप चाहो, नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में, तो ये जो 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो नोट डाउन करके रखना, क्योंकि यहाँ पे तो जो मैं लिखवा रहा हूँ वो शायद आप लिख रहे हो नहीं मालूम के, पर ये 2 वर्ड्स आप लिख रहे हो कहीं पर भी, ठीक है, नहीं तो ढूंढना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, अब इसमें किसी को डाउट? नो सर। ओके, निगाह को भी मैं बार बार ले रहा हूं पर वो ज्वाइन नहीं हो पा रही है, वो तो बेचारा कब से ट्राई कर रहा है। चलो ठीक है, ओके। सो नाउ आगे देखते हैं कौन कौन से रूल्स है। एक्चुअली हम इसमें इतना लंबा टॉपिक हो गया कि देखते हैं हम पढ़ क्या रहे थे। हम ये पढ़ रहे थे रूल्स फॉर द रिफ्रैक्शन, रूल्स फॉर द रिफ्रैक्शन। तो हमने 2 रूल्स कर लिए, एक ये रूल ये और एक ये दूसरा रूल, ठीक है। अब रूल्स फॉर द रिफ्रैक्शन हो गए। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसमें देखो फर्स्ट लॉ जो है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ट्रांसफर मीडिया एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट, ऑल आर इन सेम प्लेन, ऑल आर इन सेम प्लेन, यानी कोई प्लेन चेंज नहीं होगा। वो मैंने आपको उसमें भी समझाया था, प्लेन मिरर में, जिस प्लेन यानी उड़ने वाला प्लेन नहीं, मैथमेटिकल प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑलवेज एक ही प्लेन में होगा, यानी एक ही सरफेस में होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब उसमें अच्छा किसी को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम है कि नहीं? रेज योर हैंड। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसको मालूम है? रेज योर हैंड, तभी उसके रिलेटेड ये एक्सप्लेन हो सकता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसी को नहीं है? हाथ तो खड़ा करो भाई, देखते हैं किसको याद है। अर्षा को याद है? हाँ बोलो अर्षा, अनम्यूट करना पड़ेगा। हरीश को भी मालूम है, सबको अनम्यूट कर देता हूँ अपने। हाँ बोलो हरीश, बोलो। Sir, angle of incidence is equal to angle of reflection. हाँ ठीक है, ये ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब वहां पे बस इसी पॉइंट की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये अगर आप साइन जरा ध्यान से देख लेना, एंगल ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट for the light of the given color for the given pair of media. This is known as Snell's law.
स्नेल्स लॉ जो है, स्नेल्स ने ये दिया था लॉ। अब थोड़ा सा मैथ्स आ गया इसके अंदर। मैथ्स में आप पढ़ोगे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्री जो है वो अभी तो पढ़ा नहीं सकते क्योंकि इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक, ठीक है। उसके अंदर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत कुछ है। पर ट्रिगोनोमेट्री में ये आता है साइन, ठीक है। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री, उसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो ट्राइंगल को अप्लाई होते हैं, और पर्टिकुलरली वो राइट एंगल ट्राइंगल को अप्लाई होते हैं, ओके। तो साइन जो है वो क्या है, एक वैल्यू हमें देता है, एंगल की एक वैल्यू देता है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में अभी वही समझाऊंगा, बाकी इसके बहुत ज्यादा अभी आपको इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे क्योंकि आप अभी आपने पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। तो साइन देखो, साइन आर अपॉन साइन आई, तो फिर से पढ़ लेते हैं पूरा रूल। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, जरा ध्यान से देखना, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे साइन ऑफ, शॉर्ट में लिखते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। माइक बंद कर दो, इसका भी चालू। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई माइक चालू है किसी का, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, बंद कर दो। अर्षिया तेरा माइक चालू है, बंद कर दो, म्यूट कर दो। मैं म्यूट कर देता हूँ। हाँ भाई देखो, फिर से लॉ समझ लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। फिर से पूरा मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है पर इतना टफ नहीं है क्योंकि इसके ज्यादा कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, इतना देख लो, सिंपल चीज याद रखनी है। साइन ऑफ, तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये हो गया आई, ठीक है। टू द यानी क्या, ये रेशियो। साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो साइन हो गया साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। ऐसा किसने बताया था, स्नेल्स ने, इसलिए उसको कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये उसने यहाँ पे बताया हुआ, देखो ये रहा, साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम कहते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर कैसे मालूम पड़ेगा कि वो रेरर है या डेंसर। तो इसके लिए हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो आपको ऐसे अभी न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, 11th-12th में आएंगे, साइंस में पर्टिकुलरली फिजिक्स में। कौन सा रेरर है कौन सा डेंसर है वो आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स।